Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my dear brothers and my sisters, Assalamu alaikum. I am feeling very happy that I am here with you to teach you, to communicate something with you, to share something with you. As you know that your test of NDS is very important for you all, and the proper preparation is also very important for you all. If you prepare yourself well, you will be able to get the marks well, because it is said success people have superior knowledge. So I will try to my best to share some important and precious pieces of information to you as regarding to NDS, and I strongly hope that after our session you will feel something better as regards of your knowledge of your English, particularly your grammar, etc. So let's start. As you know that English is a language. It is a second language for us. Second language is called L2. L2 means second language. L1 means native language, the language we speak. Second language means the language we try to learn. We try to speak, to learn. That is also called targeted language. Target language. Any language, there are some important things, some important alphabet. Alphabet are the backbone of any language. You know how many alphabet in English language? 26. You said 26 alphabets. And how many vowels in English? 5. 5 vowels. You said right. आपका जवाब दुरुस्त है। लेकिन इससे आगे जो चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि यहाँ पे अल्फाबेट तो हमारे पास 26 हैं, और जो वाउल्स हैं वो हमारे पास कितने 5 हैं। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके पेपर में। जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप मुमकिन है कि आपके पेपर में आ जाए कि हाउ मैनी साउंड्स ऑफ दीज 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, इनकी साउंड्स कितनी हैं, हाउ मैनी साउंड्स ऑफ दीज अल्फाबेट। तो ये याद रखें, जो वाउल्स हैं इनकी 20 साउंड्स हैं। हाउ मैनी साउंड्स हैं? 20। और जो अल्फाबेट हैं जिनको दूसरे लफ्जों में हम ये 26 हैं, फिर कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने आ गए? 21। वो आ गए 21, और इनकी साउंड्स कितनी आ गई? शाबाश, वेरी गुड, 24 साउंड्स और 20 साउंड्स, और दोनों की मिला के 44 जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये साउंड्स हैं। एक तो ये बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि आपको ये याद रहे। और देयर आर आल्सो 2 सेमी वावल्स, 2 सेमी वावल्स भी हैं। बस आप मालूमात की तक ये याद रखें। तो ये जो 24 क्या हैं, ये साउंड्स हैं। ये किन के साउंड्स हैं? ये कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। इसी तरह जो वावल्स हैं ये 5 वावल्स हैं। इनको वावल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन जदीद इसमें इसको आप वावल्स पढ़ेंगे। आप लोग भी शुरू से वावल पढ़ते रहे, हम भी वावल पढ़ते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन ये असल जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाउल्स है। ठीक है, तो जो वाउल्स हैं वो कितने हैं? 20 साउंड्स हैं इनकी। ठीक है, और आगे मैं आपको बताऊंगा जो वाउल्स हैं इसकी मजीद कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी मजीद आगे 3 टाइप्स हो जाती हैं। कितनी टाइप्स हो जाती हैं? आगे उससे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके लेवल तक जो है वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वैसे जो इंग्लिश वाले हैं वो समझते हैं जैसे डिप्थॉन्ग्स होता है, ट्रिप्थॉन्ग्स होता है, मोनोथॉन्ग्स है, लेकिन वो मतलब ये है कि 1 लाख यानी कि उनकी साउंड बन जाती हैं। So are you got my point? How many sounds are there in English alphabet? 44 sounds.
ये एक बात ये जहन में रहे कि ये जितने सवालात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ना, या ये जो मालूमात शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे NTS, PSC, FPSC के जो पेपर्स हैं उनमें ये सवालात आ चुके हैं। उनको मैं मद्देनजर आके यानी कि आपको ये जो चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। Now I am discussing with you a new thing with you. He attacked on me. He attacked me. Which one is correct sentence? Second. Which one? Second. How can you say that the second one is correct? दूसरा कैसे सही है और पहला गलत है? प्रेपोजिशन क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? कौन सा टेंस है? फास्ट। ये पास्ट है इसलिए प्रेपोजिशन नहीं आ रही। जरा गौर करें। अच्छा एक और है, I went to home और I went home, इन दोनों में से कौन सा सही है? You said first. Is there anybody who had? Only second. आप जरा देखें ना, ये कटी या कटा एक तो दुरुस्त होगा ना, पूछने का जी फर्स्ट और पूछने का सेकंड, एक तो दुरुस्त होगा ना। मेरे नजदीक जो टू है ना डायरेक्शन को शो कर रहा है और टू घर की तरफ बता रहा है कि वो घर की तरफ जा रहा है। यानी जो टू इज यूज्ड फॉर शोइंग डायरेक्शन, यू मीन। इसको जरा ला भी लो ना यार। अच्छा आपने ये बोला कि आई वेंट टू होम, यानी कि जो घर है डायरेक्शन के लिए है, और ये जो है मिसाल के तौर पर यहाँ पर यानी कि ये गलत है इसलिए कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, इसमें टू नहीं है, यही बात है। आप जरा देखना, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। ही टैग्ड मी, इट इज करेक्ट। आई वेंट होम, इट इज आल्सो करेक्ट। इसलिए कि जो होम है, अगर आप यहां पे लगाते हैं ना बच्चों हाउस, तो फिर ठीक है। अब वो आपको तो पता है ना, जो इंग्लिश वाले हैं कि इंग्लिश के हवाले से कहा जाता है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी काल सीधी। यहाँ पर ये BUT बट और PUT पुट पढ़ते हैं, हालांकि मिसाल के तौर पर बात एक ही है कि यू दोनों के दरमियान में आ रहे हैं। कभी प्लूरल बनाते हैं तो S और ES लगा देते हैं, और कभी आप प्लूरल बनाते हैं तो कुछ और लगा देते हैं, और कभी आप प्लूरल बनाते हैं तो FE आ जाए तो उसको VES में बदलते हैं, और बाज़ का उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि जो हाउस है और जो होम है, होम एक कांस्टेंट यानी प्लेस का नाम है जिसमें इंसान डेली रहता है, लिहाजा उसकी तरफ वो सफ़र नहीं करता, उसकी तरफ वो जाता नहीं है, वो तो इसका रूटीन में शामिल है। लिहाजा होम के लिए आपने टू नहीं लगाना। और ये जो हाउस होता है उनके नज़दीक, यानी कि होम जिसमें हम रह रहे होते हैं, हाउस कोई भी घर हो सकता है, एनीवन हो सकता है। आपका घर, मैं आपको आपके घर मिलने आऊँगा, आपका घर मेरा होम नहीं हो सकता, लेकिन वो आपका हाउस है। उसके लिए फिर उन्होंने बोला कि इसमें टू लगाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पेपर में आती हैं। कैसे पेपर में आएंगी? पेपर में बोलेंगे ही अटैक्ड ऑन मी, ये फिक्रा दुरुस्त है। ही अटैक्ड एट मी, ये फिक्रा दुरुस्त है। या कि ही अटैक्ड ओवर मी, ठीक है, या ही अटैक्ड मी। अब इन चारों में से एक आपको बताना होगा। जस्ट लाइक इसी तरह ये भी यानी कि पेपर में आ सकता है। ये आपने नोट कर लिया? उसके बाद एक और चीज जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सेमेंटिक्स, ठीक है, सिंटैक्स, इंटोनेशन,
और इसके अलावा एक तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम कुछ जो कि आपके पेपर में जिनका ज़्यादा आने का चांस है वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको अच्छे तरीके से मैं इससे पहले वैसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जो फिगर ऑफ स्पीच है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल के बाद ने ये लफ्ज जो फिगर ऑफ स्पीच है आई थिंक आज फर्स्ट टाइम सुना होगा, ऐसे ही है ना? हाँ, तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी डिस्कस करेंगे ये भी, और इसके अलावा ये कुछ टर्म्स हैं स्कीमिंग, ये इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज्ड इन 4 skills, स्कीमिंग, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस टू लर्न 4 skills, ये कौन सा है बच्चों? अभी हम इन पे डिस्कस करेंगे और इन पे डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे बात हम करेंगे फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होती है? बेसिकली ये एक साइंस है, ये जो लैंग्वेज कोई भी है उसकी अपनी अपनी फोनेटिक्स होती है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताएं तो ये बोलेंगे ए साइंस इन विच वी स्टडी साउंड्स। जो साउंड्स होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और शायद आपको पता है कि नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जहाँ जहाँ स्पेलिंग होते हैं वहाँ वहाँ उनकी साउंड्स होती हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि स्पेलिंग कुछ और है, साउंड्स कुछ और बन रही हैं, ऐसे ही है ना? स्पेलिंग कुछ और हैं और साउंड्स कुछ और बन रही हैं। मसलन एक छोटी सी मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, ये लफ्ज़ है BOUKUED, ये लफ्ज़ क्या है? BOUKUED, बुके, बुके कि पुखे, बुके। अब जरा देखते हैं ना स्पेलिंग क्या बता रहे हैं, यानी स्पेलिंग जरा देख लीजिए तो पता नहीं बुक वर्ड और पता नहीं क्या कुछ ये बन रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा ये मुझे बताएं ये लफ्ज़ क्या है? यूज। इन पाकिस्तान, इन एवरी स्कूल ऑफ पाकिस्तान मोस्टली इस लफ्ज को यूज पढ़ाया जाता है, यही है। जबकि दिस वर्ड इज नॉट यूज, इट इज नॉट एक्यूरेटली प्रोनाउंस्ड यूज, इट इज प्रोनाउंस्ड वेल प्रोनाउंस्ड, या राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज यूज, यस यूज, बट वी प्रोनाउंस इट एज ए यूज। तो ये बेसिकली हमें कौन बताता है कि ये लफ्ज यूज है या यूज है? ये हमें फोनेटिक्स की जो साउंड्स हैं जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज बेसिकली क्या है ये। अच्छा ये मुझे बताएं ये लफ्ज है, ये मिसाल के तौर पर इट इज वेल नोन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, ये बताएं कि इसको हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड? ऑफ, हाँ। और ये जो OFF है इसको पढ़ते हैं आप, मैं उर्दू में बता रहा हूं, और इसको पढ़ते हैं ओ, यानी कि ये इसकी असल में साउंड है ओ, ठीक है? ये प्रोनाउंसिएशन। तो मकसद ये है कि फोनेटिक्स हमें इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी जो 24 साउंड्स हैं वो बताती है कि इसकी ये साउंड, यानी कि मिसाल के तौर पर इसकी है क्या साउंड है। यानी जिस तरह ये है बा साउंड, ये क्या है? बा साउंड। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये डी है, इसकी क्या है? ये डा साउंड। जब भी आप फोनेटिक्स में किसी साउंड को लिखेंगे तो उसको इन ब्रैकेट इस तरह करेंगे, ठीक है? ये इसका एक तरीका, ये साउंड लिखने का एक तरीका होता है जिसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बच्चों ये पता चल गया, यानी कि आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इन विच वी स्टडी साउंड्स दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। बात समझ आ गई? यानी कि ये डेफिनेशन है, ये टर्म है, ये टर्म आपने याद करनी है। फोनेटिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? साउंड ऑफ द अल्फाबेट, साउंड ऑफ द अल्फाबेट। आगे आ जाती है फोनोलॉजी।
Here we discuss the sound patterns, how they are produced, how यानी their production, यानी कि साउंड्स आपस में मिलती कैसे हैं। उसमें सिर्फ साउंड्स को हम डिस्कस करते हैं, इसमें साउंड्स जो हैं उनके पैटर्न कैसे बनते हैं, वो आपस में मिलती कैसे हैं और मिलके वो कौन सा लफ्ज बनाती हैं। जैसे मैं एक मिसाल यानी कि देखें यहाँ पर ये पा साउंड है, फिर उसके अलावा आगे ये यू, ये भी यानी कि ये ओ साउंड है, टा साउंड है। तो इसको हम यानी कि तीनों साउंड्स को मिलाएंगे, पी यू टी, तो ये बन जाएगा पुट। तीन साउंड्स को मिलाया तो क्या बन गया, लफ्ज पुट बन गया। अब ये जो अल्फाज मिलाने वाला जो काम है जिसको जो कि फोनोलॉजी का रूल्स के तहत इनको मिलाया जाता है, वो बेसिकली हम फोनोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? फोनोलॉजी के अंदर करते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई है? फोनेटिक्स मीन साउंड्स ऑफ द वर्ड, यस, साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट या साउंड ऑफ द आप कह सकते हैं यानी कि कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स, ठीक है। और फोनोलॉजी का मतलब यस पैटर्न या प्रोडक्शन या हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड्स, यानी साउंड को या कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स कह लें, combination of different sounds to form a new word, combination of sounds to form the words, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे आ गया semantics। Semantics, it is related to the meaning of the words, it is related to the meaning of the words। देखें ना, एक लफ्ज है उसका मतलब जो है, अब फर्ज करें मैं एक लफ्ज यहाँ पे लिख रहा हूँ FIG, फिग। फिग का क्या मतलब है? फिग, ये फिग फिगर की शॉर्ट फॉर्म भी है और फिग का मतलब चलें पिक्चर क्या है ये भी है, लेकिन जो फिग जब एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, इट्स आल्सो मीन डेकोरेट, टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज को सजाना। फिग मीन सजाना। इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो फिग्ड है, FIGGED, फिग्ड है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। अब जरा मुझे ये बताएं कि इसका ये मीनिंग किसने बताया हमें? एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? आम मुहावरे में 6वीं 7वीं 8वीं के लेवल पे एप्लीकेशन मीन दरखास्त, जबकि एप्लीकेशन मीन टू यूज, इतलाक करना, उसको एप्लीकेबल, उसको इस्तेमाल, किसी चीज का इस्तेमाल। तो ये मीनिंग जो है ये कैसे इनका तयन किया जाता है? तो ये जो सेमेंटिक्स है ये जो है मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक की शाख बेसिकली इसके अंदर जो मीनिंग्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। एक एक लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे एक बार मैंने आपको एक लफ्ज़ के 4 मीनिंग बताए थे, इट इज़ अ सा, दैट, आई सा, ऐसा, विच, वुड नॉट सा, बड़ा मशहूर एक फिक्र है। इसमें एक लफ्ज़ 4 मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अभी आप ज़रा सोचें, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? मेरा है मोर देन 25 हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ज़रा सोचें कि ऐसा लफ्ज़ जिसके 2 मीनिंग हों। इट इज़ एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। 2 ऐसा लफ्ज़ बोलें जिसके 2 मीनिंग हो, शाबाश। फिर आपको ये सेमेंटिक्स याद रहेगी कि हमने एक लफ्ज़ के जो 2 मीनिंग हैं वो हमने सुने थे, सोचे थे, लिहाजा पायस है जी, पारसा, और पायस पागल को भी कहते हैं, पायस, PIOUS जी, ठीक है, हाँ जी। प्रिंसिपल वो तो स्पेलिंग डिफरेंट हो जाएंगे, लफ्ज़ वही होना चाहिए, उसके मीनिंग चेंज हो यानी डबल हो। जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ, पेन। पेन का मतलब क्या होता है? कलम। और पेन का मतलब मुर्गी खाना भी होता है। मुर्गी खाना नहीं, मुर्गी के लिए जो डब्बा बनाया जाता है दैट इज आल्सो कॉल्ड पेन। और उसकी दूसरी फॉर्म है पेन, पेंड, पेंड, PENED। एक लफ्ज़ के 2 मीनिंग मैंने बता दिए। ये ना बताएं मुझे कि इसकी ये वर्ब में कैसे इस्तेमाल होता है, नॉन में। सिर्फ ऐसा एक लफ्ज़ बताएं जिसके 2 यानी कि 2 मीनिंग है। सर ये जो फिग भी आपने लिखा है ना, इसको डेकोरेट में, और इसको एक प्लांट का नेम है, कुआड़ है जो जी, हाँ, प्लांट का नेम है, शाबाश, ठीक है। खजूर और हाँ, डेट, वेरी गुड। ये तो आपके ये जिम्मे डालो, ये आपके दोनों के डाल। चलेंगे। बाकी आपने बताना है। यस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर यू ऑल। दिमाग को जरा थोड़ा सा ना, जी जी, हाँ हाँ, लूनर एक्लिप्स जो होता है यानी कि चांद। यस जी जी बेटी, आप रह गई अभी, आपने भी बताना लफ्ज़, जान नहीं छूटने वाली। यू विल ऑल हैव टू शेयर, यू विल हैव जी। वो ई का डिफरेंस होता है नहीं सर, स्पेलिंग
स्पेलिंग बच्चों स्पेलिंग सेम है। MAD मेड होता है और MAD। अच्छा आपको पता है कि जो स्पेलिंग यानी कि आवाजें की जैसी हो स्पेलिंग मुख्तलिफ हो उनको क्या कहते हैं अल्फाज को? होमोफोन्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। शाबाश, उनको होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। और अगर लफ्ज एक ही जैसे हों मिसाल के तौर पर यानी कि एक तो हो गया ना होमोफोन जिनकी आवाजें एक ही जैसी होती हैं। चलिए मैं उधर बाद में आता हूँ जी, अभी जो पहले एक्टिविटी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ बैंक, वेल डन, गुड। बैंक मीन जो बैंक है यहाँ पर यस यानी कि हम अपनी रकम वगैरह रखते हैं, ड्रा कराते हैं। और बैंक मीन द ब्रिंक यानी कि कोई भी किनारा किसी चीज का। शाबाश। और जरा सोचें, सब सोचें जरा, भाई आपने 10 नंबर लेने हैं उसके लिए सोचना तो पड़ेगा, एक एक नंबर के लिए बड़ी फाइट करनी पड़ती है जी। फायर, 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 गुड, वेरी गुड। इन्हें दूसरा बता दिया जी जी। फायर, फायर का मतलब आग और फायर का मतलब फायर करना। पढ़ेंगे वाले वैसे कब पूछ सकते हैं जी जी। जी। इसके अलावा और फेयर, किराया और मेल। हाँ फेयर, बिल्कुल। हाँ जैसे एक लफ्ज डियर है, डियर का मतलब क्या क्या होता है? और इसके अलावा डियर है डियर का दूसरा मतलब, एक तो आपने बताया ना प्यारा, और डियर का मतलब कीमती, ग्राम भी नहीं होता जो कीमती होती है कोई चीज, महंगा, जिसको महंगा कहते हैं। डियर का मतलब महंगा भी होता है। और डी डबल का डियर हो उसका मतलब हिरन होता है। तो मकसद ये बच्चों के वो यानी कि इंग्लिश की शाह जिसके अंदर उनके जो मानी हैं उनको डिस्कस किया जाता है उसे बच्चों सेमेंटिक्स कहते हैं। ये भी आया हुआ था पेपर में बीएससी के, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश इन विच वी स्टडी द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, दैट ब्रांच इज कॉल्ड, नीचे ऑप्शन था, फोनोलॉजी था, फोनेटिक्स था, और इसके अलावा ये सिंटैक्स था, और इसके अलावा लिंग्विस्टिक था, क्रेओल था, पिजन था, वो काफी कुछ उसके अंदर, तो उसके लिए करना होता है। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सिंटैक्स। यस, सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप जरा देखें कि ये एक में सेंटेंस, आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है बच्चों, ये मैंने कुछ लिखा है आई ए एम बॉय, कुछ समझ आई है आपको? क्यों समझ नहीं आई आपको? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एसवीओ होना जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट। गुड। तो इसमें हमारी जो तरतीब आ रही है वो आगे पीछे हो रही है। जुमला तभी कंप्लीट होता है उसकी तरतीब सही हो, जब उसकी तरतीब सही होगी, दैट मस्ट बी इन ऑर्डर। वो ऑर्डर में होगा, और वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर हमें बताया है सिंटैक्स ने। वो ऑर्डर हमें किसने बताया है? सिंटैक्स ने बताया है। इसने हमें बताया है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद आगे जो भी हम मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, या हम शॉर्ट कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे जो चीजें हैं, ये सारी चीजों का तयन कहाँ पे होता है? ये सिंटैक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिंटैक्स के अंदर। ये हमें बताता है कि हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर सेंटेंसेस। सेंटेंस यानी कैसे आपने बनाने हैं। ये जितना भी है देखें, वर्ब की कितनी किस्में हैं पता आप लोगों को? वर्ब की हाउ मेनी टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ ए वर्ब? 4 थी। मसलन कौन कौन सी? पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, वो जो 3 आपने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी हैं, मुझे बताया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब हैं कितनी एक्चुअली? सर एक बेस फॉर्म होती है, मतलब जो जहाँ से वर्ड स्टार्ट, जैसा कि प्ले वर्ड है तो ये इसकी बेस है। तो इसके बाद प्ले के साथ जब हम एस लगाएंगे सेंटेंस की कंडीशन के मुताबिक, तो वो हमारी बेस फॉर्म में जैसे कि वो हमारा प्रेजेंट टेंस, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस। तो वैसे तो हम माहौल और माजी और मुस्तकबिल कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर वो ऑक्सफोर्ड सिलेबस की बात करें, वो बता रहे थे कि उसमें मतलब एस लगाने के बाद हम आईएनजी फॉर्म पे आ जाते हैं, तो वो कंटीन्यूअस पास्ट या प्रेजेंट ऑर्डर। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर आते हैं डी और ईडी पे, तो वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर होती है, और लास्ट पे हमारा फिफ्थ फॉर्म V5 में से हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। 5 होगी ना जी। ये होगी, ये तो होगी ना मिसाल के तौर पर फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। और टाइप्स ऑफ द वर्ब जदीद पता है कितनी हैं? 13 हो चुकी हैं।
जी देयर आर 13 टाइप्स ऑफ द वर्ब। वो सारी बताने की ज़रूरत नहीं है ना ही, क्योंकि ये कोई एम इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, ये तो एक NDS की तैयारी है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि दिन ब दिन कितनी हर चीज़ के अंदर इनोवेशन हो रही है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक रेगुलर वर्ब होता है, एक इरेगुलर वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक वीक वर्ब होता है और एक स्ट्रांग वर्ब होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है, एक स्टैटिक वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, इनफाइनाइट वर्ब होता है। ये तकरीबन 13 बनते हैं सारे। तो इनकी आपने थोड़ा थोड़ा फर्क है, मैं कुछ बताऊंगा आपको 5-7 जो आपके लेवल के हैं। तो मकसद ये है कि इन वर्ब को कहाँ पे लगाना है, फिर जो पार्ट ऑफ स्पीच जितने आपने पढ़े हुए हैं उनको कहाँ पे लगाना है, उनको कैसे एडजस्ट करना है। एडवर्ब जो है इसको दरमियान में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, मसलन जैसे एक लफ्ज़ है, मैं आपके सामने ये लफ्ज़ क्या है, हु, क्या लफ्ज़ है, हु लफ्ज़ है, ऐसे ही है ना। आप सब जानते हैं ये लफ्ज़ हु है, WHO हु। वैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि W से शुरू होने वाले कितने क्वेश्चन बनते हैं, पता आपको कितने हैं? 4, 5। जितनी तादाद है ना सब बोलें, किसी का तो दुरुस्त हो जाएगा ना। 5 W से शुरू होने वाले ये क्वेश्चन में, ये पेपर है, ये बड़ा ये आपको ये याद करना पड़ेगा आपको। W's क्वेश्चन इन्हें कहा जाता है। आप कह रहे हैं 5 बनते हैं, आप लोगों ने जो शुरू में बताया था ना 4, 5 दोनों को प्लस करें तो कितने हो गए? ये 9 है। शुरू में आप लोगों ने सही बताया, किसने बोला है 4 और किसने बोला है 5। तो ये दोनों कितने बन गए? आप तो वैबी वली हैं भाई, आप लोग यहाँ पे वली बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। उनमें ये जो हु है, जो हु है बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब होता है कौन, ऐसे ही है। आप जरा देखें, मैं एक सेंटेंस लिखने लगा हूं, उस्मान fights with Aslam who was या who is very brute। और दूसरा, ये पहला सेंटेंस है, दूसरा है who are you। आज जरा देखें यहां पे पहले नंबर जो बात है जो समझने वाली है, लफ्ज मैंने who लिखा है, इधर मैंने सवालिया निशान नहीं डाला, इधर मैंने who लिखा और इधर मैंने सवालिया निशान डाला, साइन ऑफ इंटरोगेशन मैंने डाला, ऐसे ही है। रीजन इसकी क्या है कि यहाँ पे जो हु है ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, 2 डिफरेंट ये स्टेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक ये एज अ यानी कि एडजेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और एक एज अ ये कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो हु है ये एज ए कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जरा देखें, जब ये कंजक्शन के तौर पे उस्मान फाइट्स विद असलम, उस्मान असलम के साथ लड़ता है, हु इज वेरी ब्रूट, जो कि बहुत ही वहशी है। अब यहाँ पर इसने 2 फिक्रों को जोड़ा, मालूमात को जोड़ा, और हु से मुराद क्या है? जो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो या जो के। मैं एक और आपको बात बताऊं, यहाँ पर हु 2 किस्म के काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये एज ए कंजक्शन भी काम कर रहे हैं और एज ए प्रोनाउन भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा देख रहे हैं ये चीजें सारी हमें कौन बताता है? ये सेंटेंस बताती है, सेंटेक्स। अगर आप इसके अंदर वो ट्री डायग्राम आपने पढ़ा होगा, चूंकि आपने एमफिल की है इंग्लिश, तो ये जो ट्री डायग्राम अगर आप लोग देखें ना, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो बच्चों ये आ गए इंग्लिश की जो ब्रांच, जिसमें हम उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इंटोनेशन क्या होता है जी? बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सुपर ये एक लफ्ज है, इंटोनेशन। बच्चों सॉन्ग का मतलब क्या होता है? सॉन्ग, गाना। सॉन्ग किसे कहते हैं? गाने को कहते हैं, गाने को कहते हैं ना। सॉन्ग ऑफ द लैंग्वेज, आसान मैंने आपको बताया, सॉन्ग ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी जुबान का जो गाना होता है। गाने में क्या होता है? कभी आवाज ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे आ रही होती है, कभी उसके अंदर एक मिठास पैदा की जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा रहा होता है। इसको पिच कह सकते हैं? यस,
राइज एंड फॉल ऑफ पीच, राइज एंड फॉल ऑफ द पीच। यानी कि मिसाल के तौर पर इंटोनेशन के अंदर जो अल्फाज होते हैं इनको कभी आप उठा के ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे, क्यों? एक रिदम पैदा करने के लिए। क्या पैदा करने के लिए? एक रिदम। तो इसलिए इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप ये सॉन्ग ऑफ द, ये इसी तरह आया था वो पेपर में, सॉन्ग ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड, आ गया था इंटोनेशन, अलियन, लिंकिंग, और जो चौथा था वो फोनेटिक्स सिमेंटिक्स के हवाले से था। तो मकसद ये बच्चों के सॉन्ग ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटोनेशन, या राइज एंड फॉल ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटोनेशन। राइज एंड फॉल ऑफ यानी कि ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड इंटोनेशन, ऑफ ए वर्ड आपने लिखा। अच्छा बच्चों, ये स्कीमिंग क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टर्म दैट इज यूज्ड इन आवर 4 स्किल्स। स्किल्स वैसे कितनी होती हैं पता आपको? हाँ, वो चले आगे आ जाती हैं, वो मैंने लिखा हुआ है जी। स्कीमिंग क्या होता है बच्चों? स्कीमिंग ये है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि ये है भी इम्पोर्टेंट है और इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द टर्म ऑफ इंग्लिश टर्म भी है। और जो हमारी 4 बेसिक स्किल्स हैं ना, उनमें से एक स्किल जो है वो ये बेसिकली एक स्किल है जिसके ज़रिए हम अपनी वो जो एक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों में से एक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसका तल्लुक स्कीमिंग का किससे है बच्चों? ये याद रखें, इसका तल्लुक है रीडिंग से। किससे तल्लुक है? रीडिंग से। एक बात तो ये होगी, स्कीमिंग रिलेट्स टू रीडिंग, एक तो ये बात होगी। स्कीमिंग का तल्लुक किससे होगा? रीडिंग से होगा। जो अक्सर औकात हमारे पास कंप्रीहेंशन आते हैं तो वो नीचे हमें उस कंप्रीहेंशन के अंदर से डिफरेंट 5 या 4% दे देते हैं बनाने, तो हम रीड करके तो उसके मुताबिक आंसर। यस ऑफ कोर्स, यू सेड राइट, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। स्कीम जो है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं। चूंकि यहाँ पे कुछ लोग देहाती माहौल से बिलोंग करते हैं, जिस वक्त रात को दूध में जाग लगाई जाती है, जाग समझते हैं ना, बीच में दही थोड़ा सा या खटाई मलाई जाती है, तो उस खटाई को रात को रख दिया जाता है। फिर सुबह उठ के हम एक बर्तन लेते हैं, उसके बाद एक मधानी होती है जिसके जरिए उसको चलाते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मक्खन जो होता नहीं उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे ही है ना, आजकल वैसे ये काम मशीनों पे हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको एक पुराना तरीका बता रहा हूँ। वो उस पूरा यानी कि 4-5 किलो का जो फ्लूइड होता है या जो पानी होता है, बल्कि दूध कह लें, दूध के अंदर जो खटास मिली होती है, उस महलूल को जिस वक्त मधानी उसके अंदर डाली जाती है और काफ़ी देर उसको ऐसे हिलाया जाता है, तो उसके नतीजे के तौर पर सारे का सारा जो मक्खन है ना, वो नीचे से और आगे पीछे से इकट्ठा होकर एक जगह पे यानी कि जमा हो जाता है। बच्चों, इस प्रोसेस को स्कीमिंग कहते हैं, मधानी को स्कीमिंग कहते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इस स्कीमिंग को हम रीडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं? रीडिंग में हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मैं आपको कहता हूँ, जैसे वो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा उनका जवाब था कि मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूँ। क्या देता हूँ? एक पैराग्राफ देता हूँ। मैं कहता हूँ ये पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया मुझे बताओ। स्कीमिंग इज यूज्ड टू गेट द गिस्ट ऑफ द पैराग्राफ। इसका तल्लुक गिस्ट से है, गिस्ट होता है खुलासा, ठीक है? इसके लिए स्कीमिंग इज अ गिस्ट, ठीक है, खुलासा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने एक कहानी पढ़ी, जैसे आप अगर उर्दू की कहानियां पढ़ते हैं तो कहानी बहुत लंबी होती है, उसके बाद आप उसका एक मरकजी ख्याल याद कर लेते हैं। मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया इज द गिस्ट ऑफ योर स्टोरी, अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली गिस्ट, आप मेरा है ये मिसाल मेरी समझ चुके होंगे। उसके बाद बच्चों स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? इट इज आल्सो रिलेटेड टू रीडिंग स्किल। ये रीडिंग स्किल के साथ ही है, रीडिंग स्किल के साथ है इसका भी तल्लुक। अगरचे आजकल तो ये स्कैनिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन स्कैनिंग को जिस वक्त हम 4 स्किल्स के तनाजुर में लेते हैं तो रीडिंग के अंदर स्कैनिंग का मतलब ये है, मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगा। जिस वक्त हम 6वीं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ा करते थे, आप लोग भी ज़ाहिर हैं इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं, तो जब कभी फ्री टाइम वगैरह होता तो हम कहते हैं ना कि ये जो कहानी है, ये सफ़ा आपका और ये सफ़ा मेरा, और देखते हैं इसमें है कितनी है। तुम्हारी तरफ है ज़्यादा आती हैं या मेरी तरफ ज़्यादा आती हैं, या हैं किस तरफ ज़्यादा हैं?
या अल्फ किसकी तरफ ज्यादा आ रहा है, ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो हम क्या करते थे, बड़ी तेजी के साथ हम देखते, हमारी नजर क्या होती थी, सिर्फ और सिर्फ है के ऊपर होती थी, और अगर हमने है की मतलब है वो बारी लगाई होती तो फिर हम हैं जो इसको बीच में से ढूंढते थे। ऐसा ही है ना, असल में क्या होता था कि हम एक स्पेसिफिक यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक वर्ड बीच में से ढूंढ रहे होते थे, ऐसा ही है ना। तो स्कैनिंग बच्चों जी जैसे हम आजकल यही बात है, अभी तो आपके हाबू में भी NDS आया करेगा, अभी तो दिन रात आएगा NDS। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, टू गेट गुड मार्क्स इन NDS इज नॉट इजी जॉब, कंपटीशन इज सो हाई, मेरिट इज सो हाई। पहले ये होता था जी कि मैंने बस 60 नंबर लिए, 50 या 55 लिए, मैं पास हो गया या हो गई। अभी ये बात नहीं है, अभी आपको सबसे अपर लाइन पे जाना होगा, अभी सबसे अपर वाली लाइन पे जाना होगा। आप यकीन करें आपको 80 की लाइन पे जाना होगा, बेहोश नहीं होना आपको 80 की लाइन में जाना होगा। कंपटीशन बच्चों, पोस्टें बहुत कम हैं और लोग ये इस मस्ट यूनिवर्सिटी का बलाओ, गुजरात का बलाओ, सरगोदा का, बेशुमार लोग MSc करके आ चुके हैं। किसी ज़माने में मैं रीड फाउंडेशन स्कूल पिंडी में प्रिंसिपल था, तो मुझे BSc टीचरों की ज़रूरत थी। 2004-5 की बात है, मुझे पूरे से मतलब टीचर नहीं मिले, तो फिर मैंने अखबार में इश्तिहार दिया और 4 सदा से 2 टीचर आए थे मेरे पास। वो 4 सदा देख लें कितनी दूर है। वो टीचर मेरे पास आए, फिर उनको मैंने हायर किया और उनको मैंने यहाँ पे कमोडेट किया, उनको राइट्स दिए। वो सिर्फ BSc थे। तो आज की सिचुएशन ये है कि हर दूसरे बंदे ने जिससे पूछे मैं जी MSc की है जी, ज़ूलॉजी जी, बॉटनी जी, फलां, देख लें आपके सामने सिचुएशन है। तो पहले अभी डिग्रियों का मुकाबला नहीं है, अभी आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी मतलब ये है कि वर्थ है, जो आपकी काबिलियत है, उसका मुकाबला है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैंने इससे पहले भी YouTube पे एक वो लेक्चर दिया था, आप लोग नहीं ना सुनते कि आप लोगों के एमपी ज़ाया होते हैं। मैं सुनता हूं सर साहब। उसमें मैंने एक लेक्चर ये दिया था कि जिंदगी में कामयाबी के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करूँ, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? और ये जो 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, जो स्कॉलर हैं, जो PhD हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी स्टडी के बाद मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? फोकस प्लस बिलीव, फोकस एंड बिलीव, या कह लें एफर्ट प्लस बिलीव। कोशिश अगर आपकी बहुत ज़्यादा है और यकीन है आपको अपने पे, तो फिर बेशुमार लोग अगर PhD भी होंगे तो आप लोग आगे निकल जाएंगे। और अगर आपके पास मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, यकीन नहीं है, तो बेशक आप PhD भी हैं, आप NDS कभी पास नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एफर्ट प्लस बिलीव। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? अगर जिसके पास यकीन की कुव्वत है तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी नीचे गिरा सकता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ये मसला है कि हम लोग नफसियाती तौर पे बड़े डिस्टर्ब होते हैं जी। कितने लोग PhD कर चुके हैं, इतने पढ़ चुके हैं, अब हमारी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे, ये बड़ा मसला। और हम लोग मतलब अजीबोगरीब। सर हमारे भी तो लोग जो होते हैं वो भी तो मोटिवेशन वर्क नहीं होते ना, वो भी ऐसे सोसाइटी हमारी जी प्लीज। हमारे जो आगे पीछे लोग होते हैं वो भी तो हमें डिप्रेसिंग सॉन्ग भी देते हैं कि हम उनसे पूछें, बहुत ज़्यादा मतलब देखें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी से पूछें NDS कैसे प्रिपरेशन करें, वो एक होता है ना एक बंदा जो आपको मोटिवेशन देता है कि आप ऐसा करें, तो वो भी हमें ऐसे साउंड देते हैं डिप्रेसिंग साउंड के, बहुत मुश्किल है। आगे से भी तो कोई मोटिवेशन मिले ना सोसाइटी में। मैं आपको देखिए बच्चों, रियलिटी मस्ट नॉट बी फाल्सिफाइड। जो रियलिटी है उसको बिल्कुल ही झुटलाना चाहिए, याद रखें मेरी बात। मोहम्मद बिन कासिम जिस वक्त आए थे ना राजादार को सिंध के अंदर 712 में फतह करने के लिए, तो उससे पहले 2 लश्कर शिकस्त खा के जा चुके थे वापस, वो तीसरा लश्कर था उनका। तो उन्होंने अपने चचा हज्जाज बिन यूसुफ को बोला था कि मुझे वो लोग चाहिए जो कि वेल ट्रेंड हों, और उसकी जितनी आर्मी थी उसमें जो सबसे टॉप ऑफ दी, जो बेहतरीन किस्म के जर्नैल थे ना, और जो बेहतरीन किस्म के जो फौजी जवान थे ट्रेंड, उनको साथ भेजा गया। तब जाकर राजादार की जो फौज है उसको शिकस्त हुई थी। मतलब ये है कि हमें दुश्मन की ताकत का, मैं आपके लिए दुश्मन नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं आपके लिए बोलूंगा आपके जो मद्दे मुकाबल लोग हैं उनकी ताकत का भी तो आपको अंदाजा होना चाहिए।
देखें, उनकी ताकत का अंदाजा होगा तो आप अपनी प्लानिंग बेहतर करेंगे ना। बेशक। आप अगर 2 घंटे रोजाना NTS की तैयारी करते हैं तो फिर 6 घंटे की करेंगे ना। कंपटीशन जो बहुत आई है। इसी पर सर आपने एक फिक्रा लिखा था, आई हैव टू रन आई हैव टू रन इन ऑर्डर टू स्टे वेयर आई एम। वेरी गुड, राइट, उन्होंने लिखा हुआ है आई हैव टू रन इन ऑर्डर टू स्टे वेयर आई एम। मिसाल के तौर पर ये तो नहीं है कि जितने लोग हैं जिन्होंने MSc की है वो सारे के सारे टीचर मान लें कि नहीं भाई उसमें, और अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना, ये याद रखना मेरी बात, अल्लाह ताला की ज़ात पे आपका जो यकीन होता है, जब मैंने बात यकीन की है ना, उस यकीन में आपको अल्लाह पे भी यकीन होना चाहिए। बेशक। समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? जब अल्लाह पे यकीन होगा, मेहनत आपने बेशुमार की होगी, आप दुआ में भी कह सकते हैं या अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, अब जो तेरे इख्तियार में है तू कर दे। बेशक। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बच्चों यकीन की वजह से यकीन करें कि मैं, अब ये कोई फख्र वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रेज बी टू अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। पूरे आज़ाद कश्मीर में एक पोस्ट थी तो जिस पे मैंने टेस्ट दिया तो मेरा ऑर्डर हुआ, तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ एक और बंदा, उसका भी ऑर्डर हो गया। मैं हैरान हुआ कि 2 बंदों के ऑर्डर कैसे हो गए, पोस्ट तो एक थी, पोस्ट एक थी, 2 बंदों के ऑर्डर हुए, हैरान हुआ। तो बाद में जिस वक्त मुझे बाद में पता चला कि बेसिकली एक पोस्ट थी ना जो आज़ाद कश्मीर से उन्होंने बंदे को रखना था, एक पोस्ट, और एक आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में सबसे ओवरऑल जो एक पोस्ट थी, एक वो भी थी ओपन मैरिट जिसे कहते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए कि मैं यकीन कर चुका था और मेहनत कर चुका था कि मैंने ये करना है, तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मेहनत मैंने नहीं छोड़ी। तो बच्चों यही आपके लिए भी है, आप लोग जितना मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी डिग्री हैं, ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे MSc और MA इंग्लिश वगैरह बैठे हुए हैं, तो डिग्रियाँ तो आपके पास बहुत बड़ी हैं, लेकिन जितनी डिग्रियाँ हैं उतनी ना भी आप NTS के लिए मेहनत कर रहे हैं और ना ही आप उतना आपका बड़ा यकीन है। ये सबसे बड़ा मसला है। और मैं आपको सच बात बताऊँ ना, ये डिग्री की तौहीन है, ये डिग्री की तौहीन है। डिग्री इतनी बड़ी हमारे पास है, उसके लेवल का ना तो हमारे पास नॉलेज है और ना ही हमारे पास इतना बड़ा यकीन है। इसको क्रिटिसाइजिंग नहीं समझना, ये मतलब ये है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा आपको, मैं सिर्फ बच्चों ये बता रहा हूँ कि अगर आप दुनिया के इस मुकाबले में, तो कम से कम आपको अपने हरीफों की ताकत का भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जब पता चल गया है तो फिर क्या करना है, आप अपनी रफ्तार को तेज कर लें ना, आप अपनी रफ्तार को तेज कर लें, अपनी मेहनत को ज्यादा कर लें। आपने ना, ये अभी 5-6 दिन आप लोग कह रहे थे, 5-6 दिन कह रहे थे, मैं आपको बताऊंगा ये जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं आपको, ये सिर्फ मैंने ये मेरा बेटा मेरे पास साथ है, ये हुआ है, मैंने सिर्फ आधे पौने घंटे में ये तैयार की है। पहले मेरी कुछ और प्लानिंग थी, फिर मैंने तारक साहब को टालने की भी कोशिश की। मैंने बोला यार मल्टीमीडिया का मसला, रात को पूरी बिजली नहीं थी, पता ही आप लोगों को सारे मामला, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, जो बच्चे आए होंगे चलिए कुछ ना कुछ जो हो सकता है मुझसे, हिम्मत की मैंने। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपको इत्मीनान होता है, यानी कि यकीन होता है, ये जो कहते हैं जी कॉन्फिडेंस का मसला फलां, ये सब चीज़ें यकीन से आती हैं। कॉन्फिडेंस भी यकीन से आएगा आपको, जो आपकी कमजोरियां हैं वो भी यकीन से दूर होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये थोड़ा कहने को आप ज़्यादा समझ रहे होंगे। वो ये सर वो आपने लिखा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट आई सी, हाँ, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम इज द थिंग व्हिच डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम ये ख्वाब होता है। और यकीन करें मौजूदा दौर में गवर्नमेंट जॉब मिल जाना बच्चों अल्लाह की बहुत बड़ी रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत भी है, नेमत भी है, अल्लाह का इकराम भी है, अल्लाह का एहसान भी है, और जो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत तो देनी पड़ती है ना। अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ ना कि दुनिया में कुछ पाने के लिए हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है दुनिया में। अब ज़रा देखें, आपने MPhil किया इंग्लिश, आपने MSc की, MSc 2 साल आप गुजरात जाती रही हैं ना, गुजरात जाने का ज़रा 2 साल का, आप भी 4 साल जाती रही हैं, 2-4 साल जाती रही हैं गुजरात। कितना आपने तरद्दुद किया, कितनी कोशिश की, पैसा लगाया, टाइम लगाया, मेहनत की, तब जाके आपको डिग्री मिली MSc की और MA या MPhil की। तो जो टीचिंग है ये तो उससे कई गुना बहुत आगे की चीज़ है ना। उसके लिए तो हम कहते नहीं कि 10 दिन में हमारा काम हो जाए, हम पढ़ें भी ना और हमारे ये ऑर्डर भी हो जाए, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। और याद रखिए मेरी बात, अगर वो किसी गरीब घर से है, अगर कोई ऐसे घर से है जिसका ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, दूसरे लफ्ज में ये समझ लेंगे आपका कोई भी नहीं है,
लेकिन यकीन करें कि अगर आपका यकीन अल्लाह पे पुख्ता है तो वो एक गरीब गार को भी रोशन कर सकता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन, मतलब यकीन करना होगा इसके लिए। ये अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन का रिजल्ट है कि आपके कोई वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालात ख़राब हैं, फलां है, ये है, वो फलां फलां। बाज़ लोग कहते हैं ये सियासी फलां फलां, हमारी भी सियासी अप्रोच की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऊपर वाले ने कुन कह देना तो हो जाना है, समझे। और वो कुन क्यों कहेगा? वो उस वक्त कुन कहेगा जिस वक्त कुछ आपने भी किया होगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा व नसा यहुसोफा युरा, कुछ कोशिश की होगी तो वो भी ऊपर से कुन कहेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं कल ये किताब स्टडी कर रहा था तो मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि हदीस पाक है कि हर इंसान के साथ अल्लाह ने एक फरिश्ता लगाया हुआ है उसकी मदद करने के लिए। बाकी तो है ना वो करामन कातिबीन और सारे, वो तो आपको पता ही है। लेकिन एक इंसान के साथ मदद के लिए भी फरिश्ता है, चाहे आप उसको अपना नफ्स समझ लें, अपने दिमाग की ताकत समझ लें या कुछ भी समझ लें, वो उस वक्त आपका साथ देता है जिस वक्त आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, जिस वक्त आप अच्छाई का सोच रहे होते हैं। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल डू नॉट लेट डाउन योर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल भी लेट डाउन ना करें, पूरे इत्मीद रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और ये समझें कि ये जो जंग है ये मैंने जीतनी है, इसमें मैं ही विनर हूँ। इस स्पिरिट के साथ, इस जज्बे के साथ, इस मेहनत के साथ, इस यकीन और इत्मीद के साथ आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर फर्ज करें कहीं मिसलिप हो जाता है, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इससे बड़ी कहीं आपके लिए वो चीज़ रखी हो। ये भी है, अपॉर्चुनिटीज दुनिया में खत्म नहीं होती, सिर्फ आपको अपनी मेहनत, स्ट्रगल जो है, एफर्ट प्लस बिलीव, इसको नहीं छोड़ना आपने। तो बच्चों ये मैं स्कैनिंग के बारे में बता चुका हूँ आपको। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग ये है टू गेट द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टेक्स्ट, फ्रॉम एनी टेक्स्ट, फ्रॉम एनी स्टोरी, फ्रॉम एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश, उसमें से जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, और ये टू गेट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये दो चीजें जो है ये जरूर आपने याद रखनी है जी। स्कीमिंग टू गेट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट और स्कैनिंग टू गेट द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट। ठीक है, ये दो चीजें। अच्छा जी, उसके बाद आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो आपको पता, आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन ओल्ड टाइम्स एंड इन न्यू डिक्शनरी? 8 and 9 आज बहुत आ रहे हैं वैसे बाय द वे हैं, यानी कि कभी 8 थे लेकिन आजकल उन्होंने आर्टिकल को शामिल करके ये 9 कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? 9। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा इस हवाले से कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनकी जितनी भी आगे जो किस्में हैं, मिसाल के तौर पर नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये जितने भी 8 हैं और 9वां भी शामिल कर लें आर्टिकल। ये जो 9 के 9 ये किसी अच्छी सी ग्रामर से जाके इनकी आगे से जो टाइप्स हैं वो जरूर आपने स्टडी करनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है तो पता है आपको फर्स्ट पर्सन कौन होता है, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे। बहुत अच्छा आपने बताया, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हियर यू। लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त सेंटेंस में ये तीनों पर्सन आएंगे तो कैसे आएंगे? देखे ना, 3 पर्सन है, आई, ही, यू, 3 पर्सन है ना, ये पेपर में आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद यू। देखें दूसरे को जो पहले 3 है, देखें आई है, यू है, ही है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, ऐसे ही है। ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई, ये आपकी राय आ गई। और इसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, यू, ही, आई। और इसके अलावा ये पेपर में सवाल आएगा, नोट कर लें, बेशक अगर कहते हैं तो मैं साथ साइन भी कर देता हूँ। यस, आई स्ट्रांगली होप। यस, ये जो है आई, यू, ही, अगर ये तीनों आ जाएं तो फिर हम कैसे लिखेंगे, और अगर 2 आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे? और दिस इज वेरी टेक्निकली पॉइंट, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो ये बेसिकली हैं तो सारी के सारी ये प्रोनाउन है ना। हाँ, तो मैं जो बात आपसे शेयर कर रहा था कि प्रोनाउन जितने भी हैं, जितने भी एडवर्ब्स हैं,
एडवर्ब के आगे टाइप्स हैं, एडजेक्टिव के आगे टाइप्स हैं, इवन के नाउन के आगे टाइप्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मुझे कोई देगा एग्जांपल? एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जैसे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे फीलिंग आप हेट हैं तो हम इन्हें फील कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। वेरी गुड। गर्मी सर्दी एग्जांपल ट्रस्ट, लव, शाबाश। हैप्पीनेस। इसके बनाने के मैंने 8 तरीके इसी क्लास को एक बार एक तकरीबन 8-10 महीने पहले सिखाए थे। उसमें से कोई 2 तरीके मुझे बता दें ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कि वाकई आपने वो मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं। जी हुड हो गया, ठीक है। ब्रदर, ब्रदरहुड, गुड। ब्रदर नाउन है, ब्रदरहुड लगाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, गुड। और इसके हाँ DOM, किंग बादशाह को कहते हैं और किंगडम बादशाह को कहते हैं। DOM डॉम लगाएंगे तो किंगडम वो बन जाएगा। यानी हुड लगाने से, डॉम लगाने से, NSS नेस लगाने से, SHIP शिप लगाने से, और ANCENS लगाने से, ENCENS लगाने से, ये जो जितने भी हैं ये सारी सारी के होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर इसी तरह यस, ये फ्रेंड, फ्रेंडशिप। फिर क्लीन, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस जिसको कहते हैं, NSS, वेरी गुड। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो बच्चों ये जो आगे इनकी टाइप्स हैं ना, इनको भी आपने करना है। अच्छा, मुझे एक मेरे जहन में बात आ गई है, ज़िम्नन एक बात मेरे जहन में आ गई है कि जो मटीरियल नाउन होते हैं आमतौर पे कहा जाता है कि इनकी प्लूरल नहीं होती। ऐसे ही है, जैसे फर्ज करें, यानी कि ये गोल्ड है, दैट इज अ मटीरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, और दीज आर मटीरियल नाउन। ऐसे ही है। लेकिन अगर हमें इसकी प्लूरल बनानी ही पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे, रहने देंगे, या क्या करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। अगर हमने जो मटीरियल नाउन है उसकी प्लूरल बनानी है, मजबूरन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? ये आप अभी सवाल सोचें, जिस वक्त जहन में आ गया तो फिर कि मैं अभी शेयर कर दूं। वर्ब प्लूरल लगा देंगे। नहीं, वर्ब जो है ना, वर्ब जो होता है वो तो प्लूरल ना हम लगा सकते हैं। जो वर्ब है उसकी तो हम सेकंड फॉर्म, थर्ड एंगल लगा सकते हैं। तो चलें बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, आप परेशान ना हूँ कि जिस वक्त मटीरियल नाउन का कोई भी लफ्ज़ है उसको हमने प्लूरल बनाना ही है, तो उसके साथ हम 1-2 लफ्ज़ों का इजाफा कर देते हैं। मसलन क्या कर देते हैं? पीसीज ऑफ वर्क कर देते हैं। कहते हैं ना, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो पीसीज ऑफ वर्क कर देंगे। फिर उसके अलावा अगर हमने आयरन है तो आयरन के यहाँ प्लूरल कैसे बनाएंगे? जो लॉ होता है, बार्स ऑफ आयरन, बार्स ऑफ आयरन। और इसी तरह अगर गोल्ड है उसके साथ भी आप बार्स लगा देंगे। क्या इसी तरह के मतलब ये है कि कोई भी लफ्ज लगा, यानी कि इनके साथ हमें कोई और लफ्ज लगा के इनकी प्लूरल बनानी हो। सर ये प्लूरल में ना एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी उस सबका पेपर में, उन्होंने पीपल नहीं है, हाँ, POPL, पीपल का, उन्होंने पूछा कि इसका प्लूरल क्या है। पीपल बजाते खुद इसमें जमा है जी, लेकिन जो उन्होंने पीपल है ये 4 ऑप्शन आगे दिए होते, पीपल भी लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि जो पीपल है बेसिकली पीपल बजाते खुद इसमें जमा है और पीपल के साथ आर आता है। आपने पीपल के साथ इज नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, इसी तरह जो लफ्ज पुलिस है ये भी प्लूरल वर्ड है, इसके साथ भी पुलिस इज नहीं आता, पुलिस आर आएगा। ये कुछ लफ्ज हैं, ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। लेकिन जब हम बोलते हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान तो हम पीपल्स नहीं ना बोलते, तो क्योंकि जब हम बाकी कंट्रीज के लोगों की बात करेंगे तो फिर हम पीपल्स बोलते हैं। वो मैं इनसे शेयर कर चुका हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फिश की प्लूरल फिशेस नहीं होती लेकिन होती भी है, फ्रूट की प्लूरल फ्रूट्स नहीं होती लेकिन होती भी है। फिर फर्नीचर के हवाले से मैंने बताया था, यहाँ था कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की प्लूरल अल्फ़ाबेट ही होती है लेकिन अल्फ़ाबेट्स भी होती है। अब सवाल ये है कि कैसे होती है, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि जब हम मुख्तलिफ जो लैंग्वेज होती हैं, ज़बानें होती हैं, उनके अल्फ़ाबेट आपस में मिलाएंगे तो फिर उनको बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स। एक ही ज़बान के अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट ही होते हैं। जब दूसरी ज़बान की इसी तरह फ़िश की जमा फिशेस उस वक्त होगी जब हम अगर एक ही किस्म की मछली के, कौन सी किस्म आपको पसंद है बहुत ज़्यादा मछली की? बोलेंगे खा लेते हैं सर, पता नहीं है, रोहू,
और आपको पता है रोहो कौन से इलाके के बहुत मशहूर हैं? आजकल रोहो मुल्तान की बहुत मशहूर है। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे मुल्तान की रोहो पड़ी हुई है ना, पूरा कमरा भरा हुआ है, तो उसकी प्लूरल फिश ही होगी। लेकिन अगर कुछ रोह होगी यहाँ पे, कुछ संगाड़ा होगी यहाँ पे, कुछ वो चिड़ा मछली होती है, कुछ सालमन होती है, कुछ कटल फिश होती है, कुछ ये सारी पड़ी होंगी, तो फिर बच्चों क्या आ जाएगा, फिश की जमा फिश हो जाएगी। इसी तरह फ्रूट्स, वेजिटेबल एक ही तरह का फ्रूट है तो वो फ्रूट है, मुख्तलिफ हैं तो फ्रूट्स हैं। एक ही तरह की सब्जी यानी कि सब्जी है तो वेजिटेबल, मुख्तलिफ हैं तो वेजिटेबल्स हैं। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर फर्नीचर, यहाँ पर ये कमरा कुर्सियों से भरा हुआ है तो फर्नीचर ही है, एक कुर्सी है, एक टेबल है, तो फिर उसकी प्लूरल बन जाएगी फर्नीचर्स। अंडरस्टैंड? अच्छा बच्चों, ये मुझे पता है कि ये आपको इसका मसला नहीं है। आगे बच्चों आ जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। किसको? सॉरी सर ये आई यू और ही पे टॉपिक था ना। अच्छा ये इनका आप पूछ रहे हैं। देखें जी, इंग्लिश बहुत शातिर हैं, इंग्लिश भी शातिर हैं, इंग्लिश मैंने जब बोला इंग्लिश बहुत शातिर हैं तो इससे क्या मुराद है? इंग्लिश बहुत शातिर हैं, इंग्लिश अंग्रेज। अगर वो बोलेंगे पाकिस्तानी बहुत शातिर हैं तो आपको समझ आ जाएगी ना भाई, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी है ना। अंग्रेज बहुत शातिर हैं। वो कैसे शातिर हैं भी जरा देखें। आप इनको शातिर भी कह सकते हैं या आप सिविलाइज्ड भी कह सकते हैं, ये तो उनकी अपनी अप्रोच है कि यस, उन्होंने ये बात बोली है कि जब भी हम जिक्र करेंगे तो पहले अपना नहीं करना, अपना करने से ईगो पैदा होती है। मैं करने से क्या होता है? ईगो। दूसरे बंदे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो लूज होती है। लिहाजा जब आप दो हों, फर्स्ट पर्सन हो सेकंड हो, तो पहले आप सेकंड को तरजीह दें, फिर उसके बाद आप अपनी बात करें। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले क्या करना है? सेकंड को आपने प्रेफर करना है, फिर अपनी बात करनी है। तो जब जिस वक्त ये दो होंगे तो फिर यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई। और जब तीन होंगे यू ही एंड आई, ठीक है। यानी कि अपने आप को पीछे रखना आपने, यानी कि अपने आप को क्या करना है? आपने पीछे रखना है। ये तरतीब आपने ज़हन में रख लेनी है बच्चों। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखें, आजकल हर शोबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बन चुके हैं। किसी ज़माने में सिंपल कपड़े होते थे और आजकल आप देख सकते हैं कि सिंपल कपड़ों के साथ साथ लोगों ने किस तरह के यानी कि जोड़े बना लिए, कितने मतलब किस्म के डिज़ाइन आ गए। इसी तरह जो इंग्लिश है इसके अंदर भी डिज़ाइनिंग इस्तेमाल होती है। इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है? बिल्कुल डिज़ाइनिंग इस्तेमाल होती है। इसके अंदर भी एक खास किस्म का स्टाइल इस्तेमाल होता है। उस इंग्लिश के स्टाइल को बेसिकली जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मौका पे, उनको बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ये तो पता नहीं कि स्पीच का मतलब क्या होता है? बातचीत। इनको कहते हैं बातचीत के अज्जा या अज्जाए बातचीत। इनको कहते हैं कि बातचीत की हसीयत या उसके औसाफ, बातचीत के औसाफ या हसाइस, बातचीत के हसाइस। और आप ये भी कह सकते हैं कि बातचीत के स्टाइल, बातचीत के मुख्तलिफ स्टाइल, ये फिगर ऑफ स्पीच। वैसे तो फिगर का मतलब शक्ल होता है ना, ये तो आपको पता ही है। अब जो फिगर ऑफ स्पीच है आपको पता है कितने हैं? ये बेसिकली हैं 20 हैं। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा उनमें से जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस लेवल पे, ताकि क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच एक लाजमी आना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है कि इसने पेपर में एक ने लाजमी आना है। आप में से कुछ लोगों ने हेड मास्टर के लिए भी टेस्ट देना होगा, कुछ ने SST के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है। SST के लिए भी, ये इंग्लिश के लिए, उसमें तो इंग्लिश के नंबर ही ज़्यादा होते हैं वैसे भी। यस, ये वही है बिल्कुल, दीज आर द स्टाइल्स, बिल्कुल। अच्छा, अभी जरा देखें, सबसे पहले SIMILE देखें ना। अगर किसी स्टूडेंट ने दूसरे से ना सुना हो, टीचर से ना सुना, तो वो इसको पता नहीं क्या पढ़ेगा, SIMI पता नहीं सिमाइल पढ़ेगा या क्या पढ़ेगा। सिमली। हमारे एक स्टूडेंट ने तो वो
लफ्ज़ पता ही कैसे याद करते हैं। टीच का दूसरा स्पेलिंग क्या होता है, फॉर्म होती है टीच, टाट टाट, तो वो दूसरे को पढ़ता है टीच, तो आगे टाट की जगह वो जी आ जाता है ना, तो टाट टगत टगट, टाट यानी टीच टगत टगट, फिर ब्रिंग बराट होते हैं तो बरगट बरगट, समझ रहे हैं, क्योंकि वो उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि आवाज कौन सी निकालनी है, वो तो वो जो ज़ाहिरी अल्फाज है वो देख के सही कह रहा है ना। आप भी फर्ज करें अगर इन ज़ाहिरी अल्फाज को देखेंगे ना तो आप इसको भी सीमाइली पढ़ेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ क्या है, सिमली। क्या मतलब है, सिमली। उर्दू में से कहते हैं तशबीह, क्या करना, तशबीह देना किसी चीज से। सिमलीज बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं सिमलीज, आपने पढ़ी भी हुई हैं। सिमली बच्चों ये होता है कि हम कोई क्वालिटी बयान करने के लिए किसी चीज़ की भी उसको दूसरे के साथ हम उसकी तशबीह दे देते हैं, ठीक है। जैसे मेरा भाई चांद की तरह है, ठीक है, यानी कि हमने चांद की तरह भी, चांद खूबसूरत है तो मैंने अपने भाई की तशबीह चांद से दे दी है। अंडरस्टैंड, इट्स सो इजी, सो सिंपल। इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आपने जहन में रखना, वो फार्मूला ये है कि इसके लिए दो अल्फाज का होना जरूरी है, एज या लाइक, ठीक है। वो आपने पढ़ा नहीं होगा, एज कूल, एज स्नो, पढ़ा हुआ है ना। फिर आपने पढ़ा हुआ है एज ब्लैक, एज कोल, और जरा बनाया है कि सिमली मुझे सुनाए जरा आप लोग। एज सून एज, नहीं बेटी, दिस इज नॉट सिमली, इट इज इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, ये इडियम है, इडियम जी, यानी उसमें ना एज सून एज पॉसिबल, यानी इसमें ये याद रखें, इसमें एक नाउन होना जरूरी है, देयर मस्ट बी वन नाउन, और उसी जो नाउन होता है उसकी तो हम बेसिकली वो क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं, इसम की क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं। शाबाश। और ये भी एज ग्रीन एज ग्रास, यस वो भी ठीक है, लाइक उसमें आ गया ना, उसमें लाइक आ गया। बोथ आर सिमलीज। फिर जी वो भी होता है ना, एज फादर एज सन, या एज सन लाइक फादर, ठीक है ना। तो ये लाइक और जो एज है ना, ये जब दोनों किसी ना किसी शक्ल माने चाहिए, नहीं, एज वाइट एज मिल्क, एज वाइट एज यानी कि दूध जैसा सफेद, एज ग्रीन एज ग्रास, घास जैसा सब्ज, एज ओल्ड एज माउंटेन, पहाड़ों जैसा कदीम या पुराना, या एज स्ट्रॉन्ग एज माउंटेन, पहाड़ों जैसा, यानी कि तो इस तरह ये सारे सारे दीज आर सिमलीज, और आपने बेशुमार पढ़ी हुई हैं, ये अलग बात है कभी आपके जहन में नहीं आ रही। दूसरा होता है बच्चों जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो है मेटाफर। वो दूसरा क्या है, मेटाफर। मेटाफर को उर्दू में बोलते हैं इस्तारा, और इस्तारा का मतलब पता है क्या होता है, उधार लेना। इसे मुराद पैसों का उधार नहीं है, किसी सिफत को उधार लिया जाता है, किसी सिफत को, इन एस्थेटिक सेंस में किसी सिफत को उधार लिया जाता है। मिसाल के तौर पे बात ये वही है, फर्क सिर्फ थोड़ा सा है। ऊपर मैंने बोला कि मेरा भाई चांद है, चांद की तरह है, या मैं बोलूंगा मेरा भाई चांद है, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मेरी बेटी फूल की तरह है, सिमली आ गई, मेरी बेटी फूल है, मेटाफर आ गया। इसमें एस या लाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, यानी कि आपके लेवल तक। वैसे इसमें और भी काफी वेरिएशन है, लेकिन आपके लेवल तक। तो मेटाफर और ये सिमली, ये दोनों क्लियर हुए कि नहीं हुए। अब जरा एक एक मेटाफर बनाए हैं आप लोग। हाँ जी, अली शेर है, अली शेर है, वेरी गुड गुड। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कमरा तकरीबन भरा हुआ है, हाँ जी, और लोग खामोश बैठे हुए हैं। अमजद नेक है, ये तो आप उसका एडजेक्टिव बयान कर रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि अमजद किसी बुजुर्ग का नाम ले लें, फिर उसके साथ आगे उनकी सिफत बयान कर दें। और जिसके अलावा जी वो तो शायद है, वो तो शायद है,
वो शहद की तरह मीठा है, सिमली है, वो तो शहद है, ये मेटाफर है। और अगर ये कह दें कि वो गधा है, इट इज आल्सो मेटाफर। अगर शेर हो सकता है तो गधा नहीं हो सकता, वो गिदड़ नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये सारे का सारा इसमें। अच्छा, इसके अलावा सिमली और मेटाफर, और तीसरा कौन सा आएगा? पर्सनिफिकेशन। ये बच्चों जो पर्सनिफिकेशन है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, शख्सियत नगारी। किसी बेजान चीज को जानदार जैसी जो सिफत है वो नायब कर देना। किसी बेजान को जानदार जैसी जो सिफत है वो अनायत कर देना, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर्सनिफिकेशन। जैसे फूल मुस्कुराया, भी आप फूल तो बेजान है और मुस्कुराने का काम तो जानदार किया करते हैं। मौसम बहार आ रहा है, द स्प्रिंग सीजन इज कमिंग, द फ्लावर इज स्माइलिंग। तो स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग आ रहा है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो ये जो बेजान चीजों को हम जानदार बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। ऐसे ही है, समझ आ गई है? पर्सनिफिकेशन की कोई मिसाल आप भी देंगे मुझे? एक तो होनी चाहिए एग्जाम्पल इतने लोगों में जी। सदीक स्माइल्स, हाँ, स्प्रिंग स्माइल्स, वेरी राइट, बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि स्प्रिंग स्माइल्स, क्या क्या समर भी स्माइल करता है? क्या समर स्माइल नहीं करता? स्प्रिंग तो स्माइल करता है, स्प्रिंग क्या करता है, समर फिर क्या करता है? स्प्रिंग जो है ये पसीना लाता है, पसीना लाता है, स्वेट, पर्सपायरेशन। चले आपको एक मैं कॉल सुना देता हूं। न्यूटन का ये कॉल है। देखें, दुनिया में जो 5 बड़े साइंसदान हुए हैं उसमें न्यूटन का नाम भी है, ठीक है। न्यूटन ने ये बात ये बोली थी कि 99% इंस्पायरेशन एंड 1% परस्पायरेशन। 99% इंस्पायरेशन एंड 1% परस्पायरेशन मेक्स अ मैन फेलियर। अब इसका दूसरा हिस्सा सुने। वेयर एज 99% perspiration and 1% inspiration makes a man successful, makes a man genius. Understand? Yes. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? चले मैं आपसे शेयर कर लेता हूं बच्चों। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो पर्सपायरेशन होता है, पर्सपायरेशन का मतलब होता है पसीना बहाना, और इंस्पायरेशन का मतलब होता है यहां पर जो उसने मतलब ली है। वैसे तो इसका मतलब होता है ना जोशो जज्बा, जो उसने ली है वो अक्ल ली है, वो जहानत ली है, इंटेलिजेंस ली है। उसने ये बात बोली है, अगर कोई इंसान 99% इंटेलिजेंट है और वो 1% पसीना बहाता है, यानी कि मेहनत करता है, दूसरे लफ्जों में ये है 1% क्या करता है, मेहनत करता है, 99% वो ज़हीन है, तो वो नाकाम तरीन आदमी है। फिर उसने बोला जबकि अगर कोई इंसान 1% क्या है, ज़हीन है, और 99% वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, मशक्क़त करता है, एफर्ट करता है, फोकस रखता है, तो वो एक कामयाब इंसान है। बल्कि कामयाब नहीं, बल्कि वो जीनियस है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये न्यूटन हो गया, एडिसन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, ये वो लोग थे जो 20-20 घंटे अपनी लेबॉर्ट्रियों में ही यानी कि टाइम गुजारते थे। इनको खाने का होश नहीं होता था, खाना पास पड़ा होता है और दूसरा वक्त आ जाता खाना खाने का, और माँ कहती बेटा आपने अभी तक खाना नहीं खाया। और हम लोग क्या करते हैं, अभी टाइम नहीं होता, पहले से आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं, मामा खाना नहीं बना अभी तक, इतनी देर हो गई, मुझे भूख लगी हुई है। तो एक याद रखें मेरी बात, इंसान को ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पुरखलूस नीयत के साथ
पुरखलूस हमदर्दी और खलूस के साथ, सिंसियरिटी के साथ किसी चीज़ की कोशिश करने की तौफीक अता करें। उसकी वजह क्या होती है, जब आप ऐसी चीज़ आपको मिल जाती है, फिर वो काम करना आपके लिए, आप उस काम में फिर प्लेयर फील करते हैं। आप उस काम में क्या करते हैं, प्लेयर फील करते हैं। जब तक आप वो काम ना करें आपको आराम ही नहीं आता। फिर वही काम आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है, वही काम आपके लिए खुशी बन जाता है, मैरीमेंट बन जाता है। वो आप कहते हैं जी कि जब तक वो मैं काम नहीं करूँगा आराम नहीं आएगा। और इसकी मिसाल ये है कि नबी वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान खलूस से अल्लाह की इबादत करता है तो उस पर इबादत में इतनी अलावत, इतनी चाशनी और इतना ज़्यादा कुछ मिलता है कि उसका जी चाहता है कि मैं बार बार यही काम करूँ। उस लेवल तक आने के लिए बच्चों क्रेज़ होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्रेज़ी बढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि अल्लाह की इतनी इबादत करो कि लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें। इतना जिक्र करो। असल में बेसिकली क्या है कि आपके अंदर जज्बा, जोश, एफर्ट, अंडरस्टैंड। अच्छा बच्चों आगे ये क्या है, ये पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज दिस पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, शख्सियत नगारी। बच्चों इसके बाद पर्सनिफिकेशन के बाद आगे हम चलेंगे, वो है एलिट्रेशन। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आएंगे कैसे पेपर में। ये बच्चों दो तरह से पेपर में आ सकते हैं आपके। ये पेपर में ये दो तरह से आ सकते हैं। मसलन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये आपके पेपर में ये आ सकते हैं इस तरह। मैं जरा दो सवाल बनाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग इज कमिंग, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये मैं तरीका बता रहा हूं ये कैसे आएगा। स्प्रिंग इज कमिंग इन दिस सेंटेंस, what kind of, yes, figure of speech is present कह रही है कोई भी, यानी कि वो लफ्ज लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, यानी कि वो मेटाफर लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, वो सिमिली लिखेंगे। और नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, यस एलिट्रेशन लिखेंगे। और बच्चों इसी तरह डी पे क्या आ जाएगा, पर्सनिफिकेशन लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह यानी कि पेपर में आएगा। और 5वां भी आ सकता है, नन ऑफ दीज, ये भी आ सकता है। तो इनमें से आपने क्या करना है कि जो पर्सनिफिकेशन है इसके ऊपर टिक लगा दें, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक तो उसका ये तरीका है कि ये इस तरीके से भी आ सकता है, अंडरस्टैंड। दूसरा ये आ जाएगा कि पर्सनिफिकेशन मीन्स, पर्सनिफिकेशन मीन्स, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मिसाल को जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें 4 सेंटेंस भी हो सकते हैं। और ये ना ख्याल किया करें कि बस ये एक लफ्ज में जवाब हो सकता है। बहुत सवाल ऐसे हैं कि वो 5-5 लाइनों में होते हैं, पता है ना आपको, 5-5 लाइन में भी हो सकते हैं। अच्छा तो अभी मैं बात कर रहा था एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन, ब्यूटी ऑफ द अल्फाबेट। मिसाल के तौर पर देखें, इट इज अ सन दैट आई सॉ ए सन which would not saw. I am discussing about alliteration. Alliteration ये है कि, और आप एक और मिसाल आप ले सकते हैं। Saira is standing
Sarah is standing on the seashore to collect या to collect the seashells. ये बच्चों देयर आर टू सेंटेंसेस। आप जरा देखें कि इसमें आप लोगों को एक चीज नजर आ रही है, इत्फाक ये है कि कुदरती वास के यानी कि ऐसे के लफ्ज आ गए हैं। सायरा इज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर टू कलेक्ट द सी शेल्स। आप जरा देखें, यहां भी एस का लफ्ज आ गया, यहां भी एस है, यहां भी एस है, यहां भी है, और बच्चों यहां पे भी है और यहां पे भी है। At 6 places there is S, you know। तो अब मिसाल के तौर पर जो रिपीटेड अल्फाबेट होता है, क्या होता है? रिपीटेड अल्फाबेट इन अ सेंटेंस, रिपीटेड अल्फाबेट इन अ सेंटेंस, या रिपीटेड अल्फाबेट साउंड, आप साउंड भी कह सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या होती है? एलिट्रेशन। क्या होती है? हम कह सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर एलिट्रेशन मौजूद है। अंडरस्टैंड? और इसके साथ एक और भी लफ्ज है एनाफोरा। एनाफोरा ये एक और लफ्ज है एनाफोरा। ये जो एनाफोरा है इसमें होता है कि रिपीटेड वर्ड इन अ सेंटेंस, इसमें रिपीटेड अल्फाबेट और इसमें रिपीटेड वर्ड। अंडरस्टैंड? एलिट्रेशन में रिपीटेड वर्ड आ जाए। और एक और बात ध्यान में रखें, एक सेंटेंस में बाज़ का दो भी यानी कि एलिट्रेशन भी हो सकते हैं और दो भी एनाफोरा भी हो सकते हैं। अब ये जो है ना, ये जो मिसाल है पहले, ये बेसिकली इसकी मिसाल है एनाफोरा की। इट इज ए सा, ये एक लफ्ज है, दैट आई सा ए सा which would not सा। ये चार लफ्ज हैं। तो ये मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एनाफोरा मौजूद है। फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। यस, इसके अंदर जो सा है ये एनाफोरा मौजूद है, और इसके अंदर जो एस है जो कि लफ्जों से पहले रिपीटेड, ये रिपीटेड अल्फाबेट है, इसके अंदर भी एलिट्रेशन मौजूद है। ये कुल कितने हो गए? अभी 6 होने चाहिए, 6 मेरा इरादा था। कितने हो गए ये? सिमिली, उसके अलावा मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एनाफोरा, 5 हो जी। हाँ, अब वो भी चलें, एक और चलो फिर कर लेते हैं। और जो है ना, एक और जो है ना, ये वैसे कॉमन आता है, ये जो बड़े लेवल के टेस्ट उनमें आता है पैराडॉक्स। क्या आता है? पैराडॉक्स। और इमेजिनी भी आता है। इमेजिनी किसी के साथ मजाक करना, तमस्खुर करना, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है कि वो आपके साथ जो पैराडॉक्स है, जो पैराडॉक्स है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आजकल पैराडॉक्स का जमाना है। लोग कहते कुछ और है और मतलब उसका कुछ और होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पैराडॉक्स ये है कि कहना कुछ हो, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं आपको। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मसलन क्या है, एक बच्चा है नालायक है, मैं कहता हूँ यार तू तो बड़ा लायक बच्चा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मिसाल का फलां जो आदमी है वो तो बड़ा ज़हीन तरीन और बड़ा फतीन है, वो तो अपने अबाव अजदाद पे गया है, तो हालांकि वो नालायक आदमी है, लेकिन मैं लफ्ज़ कौन से, यानी अल्फाज कुछ और इस्तेमाल करना, मीनिंग कुछ और होना उसका। अंडरस्टैंड? उसका मीनिंग देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जिस वक्त आप इंटोनेशन या स्ट्रेस पढ़ रहे थे, ये एक लफ्ज़ है ना यस, यस का क्या मतलब होता है? हाँ। यस का क्या मतलब होता है? हाँ मतलब होता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा यस का मतलब नाम ही होता है तो फिर आप मानेंगे? अंडरस्टैंड? भाई यस का मतलब तो जिस वक्त मैं आपको कहता हूं
बच्चा माँ से जिद करता है, माँ के पास पैसे नहीं हैं, वो उसे कहता है मुझे पैसे दे मामा। तो बच्चा माँ क्या करती है, उसे डांटती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है जी कि मुझे पैसे दे, मेरी मदद करें, दोस्त के पास नहीं है, वो भी आगे से डांटता है। वो आगे से ये कहता है कि तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं दोगे, मुझे तुम पैसे दोगे कि नहीं दोगे। वो कहता है हाँ यस, मतलब ये है कि आगे वो गुस्से से कहता है, आगे क्या कहते हैं, हाँ यस लेके देख लो फिर मुझसे। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? मकसद ये है कि जो अल्फाज हैं बाज़ औक़ात हम जो कह रहे होते हैं बेसिकली बाज़ औक़ात वो हमारा मफ़हूम नहीं होता, बाज़ औक़ात हमारा वो मफ़हूम जो हम कह रहे हैं वो हमारा बाज़ औक़ात मफ़हूम नहीं होता। जो अल्फाज होते हैं इनकी आपके जो लहजे से, अल्फाज का मतलब लहजे से तब्दील हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका जब लहजा जो है वो तब्दील होगा, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, मैं उससे नाराज़ हूँ, वो कहता है जी क्या मेरी मदद करेंगे, मैं हाँ तो कर दूंगा, लेकिन दिल में थोड़ा सा मुझे होगा मैं मदद करना नहीं चाहता, लेकिन चलें कर दूंगा। तो मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं, बहुत सारा ऐसा ये जो हमारा एटीट्यूड होता है कोई काम करने को नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ये ठीक है, या हम किसी चीज़ को कहना कुछ और चाहते हैं, मुराद उसे कोई और ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं जी कि इमरान खान साहब हमारे तो हीरो हैं। किस में हीरो हैं? क्रिकेट में हीरो हैं। वो लेकिन मैं एक क्लिप देख रहा था तो उसमें एक सीख कह रहा था कि हमारा जो वज़ीर आज़म है ना, ये कप धो के वज़ीर आज़म बना है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कप जीत के वज़ीर आज़म बना है। ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ करें इमरान खान के बारे में कहता हूँ जी कि इमरान खान ने तो मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म कर दी है, क्या ये बात सही है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। महंगाई ख़त्म नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं असल क्या चाहता हूं कि इमरान खान ने कब तो जीता है, लेकिन उसने महंगाई तो खत्म नहीं की वज़ीर आज़म बन गए। मतलब क्या, मैं कुछ और हूं लेकिन मेरा मतलब कुछ और आपके सामने। तो बच्चों इसको बेसिकली बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। अंडरस्टैंड? जैसे ये नहीं होता लफ्ज़ सॉरी आई विल हेल्प यू, बात समझ आई कि नहीं आई? सॉरी आई विल हेल्प यू, मदद करना नहीं आ लेकिन मदद करती है। ठीक है, पहले सॉरी कह रहे हैं लेकिन कहते हैं ठीक है आई विल हेल्प यू, सॉरी आई विल हेल्प यू। तो ये तज़ब्ज़ा वाला लफ्ज़ बन गया ना। तो बच्चों जो कुछ हम कहना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं बाज़ औक़ात हम नहीं कहते हैं। जो बंदा बदसूरत होता है उसे हम यानी कि या खूबसूरत होता है उसे हम काला हाँ कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारे एक समाज का हिस्सा है। इसका मतलब हम वो पैराडॉक्स इस्तेमाल करते रहते हैं। ये जो जितने निक नेम है ना, ये समझ लें कि एक किस्म के पैराडॉक्स ही हैं। लिखे ना पड़े नाम मोहम्मद फाजल, ये भी एक पैराडॉक्स ही है इस हवाले से। अच्छा जी, ये जो चीजें थी ये तो होगी। अब जरा मुझे आप लोग ये बताएं नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, नेचुरल प्रोसेस, ये सिर्फ एक मैंने टिप आपको बताना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बड़े बड़े इम्तहानात में आता है कि नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज लर्निंग का क्या है। यानी कोई भी ज़बान आप सीखना चाहते हैं उसका नेचुरल प्रोसेस क्या है। हमारा यहाँ पर तो ये सूरत हाल होती है कि बच्चा जैसे नर्सरी में दाखिल होता है, पहले दिन ही हम उसे यानी कि उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा देते हैं और एक कायदा छोटा सा होता है वो पकड़ा देते हैं। ऐसे ही है ना? क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? आपको पता है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इसके खिलाफ बगावत नहीं करते? इसलिए कि हमारा पुराना निज़ाम एक चल रहा है, एक पुराना रवायती निज़ाम चल रहा है, एक ट्रेडिशनल निज़ाम चल रहा है। मैं कल ही सोच रहा था, बल्कि एक जगह मैं कह रहा था कि 2006 में 35 साल के बाद हमारा जो सिलेबस है ना ये रिफाइन हुआ था, दोबारा बना था, रीशेप हुआ था। जो नई इनपुट्स हैं 35 साल के बाद यानी कि वो डाली गई थी। मिस्टर चिप्स को तो इन्होंने अभी 45 साल के बाद निकाला है ना, अभी सुनने में आ रहा है कि निकाल दी गया, लेकिन कम से कम आधी सेंचुरी इसने भी लगा दी है टाइम की। आप जरा देखें कि वो दुनिया जो कि इतनी तरक्की कर रही है, सोनी जैसी कंपनी एक घंटे में एक नई चीज़ ईजाद कर रही है,
अमेरिका जैसे इदारे जो हर शोबे के अंदर एक दिन में 2-4 चीज़ें नई ईजाद कर रहे हैं और हम उनसे महरूम रहते हैं और 40-40 साल के बाद वो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं। आप अगर साइंस के तालिब इल्म हैं या साइंस अगर आपने BSc MSc में पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइंस में हमने पढ़ा था जी कि मेंढक है, इसके दिल के 4 खाने होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल कि अभी ये मालूमात चेंज हो चुकी है, अभी तो उसकी जगह 2 पता नहीं चैम्बर्स आ चुके हैं, ठीक है जी, आरिकल और पता नहीं वेंट्रिकल और साइनसोनोसिस और मतलब इस तरह के आ चुके हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उस वक्त की जो मालूमात थी वो उस लेवल तक ठीक थी, लेकिन अमेरिका के अंदर पढ़ने वाला जो बच्चा है उसे डेली की मालूमात मिले करंट और हमें 30 या 20 साल पुरानी मिले, कैसे हम लोग बराबर हो सकते हैं? तो इसलिए कंपैरेटिव जो एजुकेशन है ना बच्चों, ये इसी चीज़ का नाम है कि हम लोग ये देखें कि हम लोग पीछे क्यों हैं और दूसरे मुल्क आगे क्यों जा रहे हैं। हमारा ये सबसे बड़ा मसला है कि नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज का हमारी किताबों के अंदर नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, इसलिए कि हमने कंपैरेटिव एजुकेशन दुनिया की नहीं देखी, या अगर देखी है तो हम मिसाल के तौर पर हमारे पास सोर्स नहीं है या हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये सर ने हिम्मत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो करिकुलम है ना, जो करिकुलम है वो हमारे थिंक टैंक नहीं तैयार करते हैं, वो किसी और मुल्क के थिंक टैंक हमें तैयार करके देते हैं कि बस ये चीज़ें आपने पढ़ानी है, नो मोर देन। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लॉर्ड मैकाले मरा नहीं है, लॉर्ड मैकाले की सोच आज भी बेदार है, आज भी जिंदा है, जिसने ये कहा था कि मुसलमानों को वो निज़ाम तालीम दो कि ये सिर्फ ज़्यादा क्लर्क बन सके, इससे ऊपर ना जा सके। आज भी ये सिचुएशन है। देखें अक्सर सुनने में आता है, अच्छा जी फलां तालिब इल्म ने FSC में 1100 में से 9 यानी कि 1090 नंबर लिए जी, 97%, 95%, 90 से ऊपर तो लाइन लगी होती है, और ये पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये मुझे बताएं कि वो जो बड़े दिमाग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े यानी कि ज़हीन तरीन, एक भी बच्चा हमारे पाकिस्तान को ऊपर नहीं आ सका, इसकी रीज़न क्या है? कोई भी ना तो आइंस्टाइन बन सके, यहाँ पे ना कोई न्यूटन बन सके, ना कोई और बिल गेट बन सके, कुछ भी नहीं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है बच्चों कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो निसाब है, ये बहुत पुराना है। और ये बात मैं बड़े दुख के साथ अक्सर जगहों पे करता हूँ, अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ कि हमें जो कुछ मिलता है दैट इज वर्न आउट, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अंडरस्टैंड, वो हमारी नीड के मुताबिक नहीं होता। तो नेचुरल प्रोसेस बेसिकली बच्चों ये है कि सबसे पहले ये आपने याद रखना है, लिसनिंग है। सबसे पहला कौन सा प्रोसेस है? लिसनिंग है। लिसनिंग होगी तो उसके बाद स्पीकिंग होगी, लिसनिंग होगी तो स्पीकिंग होगी। अच्छा, आपने कभी ये यानी कि तजुर्बा किया है या कभी आपने ये देखा है कि जो लोग बहरे होते हैं वो आमतौर पे गूंगे भी होते हैं। आमतौर पे कहते हैं कि यानी कि डेफ एंड डम आर ऑल टुगेदर। अक्सर ये एक फिक्रा बहुत मशहूर है कि बहरापन और गूंगापन अक्सर क्या होता है, ये इकट्ठे होते हैं। ये दोनों क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए कि ये जो होता है ना, यानी कि जो गूंगापन है ये बच्चे के अंदर नेचुरली नहीं होता। ये इंडिया के अंदर एक रिसर्च की गई, एक बच्चे को भेड़ों के साथ 6 महीने रखा गया, 6 साल तक रखा गया, और दूसरे बच्चे को भेड़ियों के साथ यानी कि 6 साल तक रखा गया। अंडरस्टैंड? एक बच्चे को भेड़ों के साथ और एक बच्चे को भेड़ियों के साथ 6 यानी साल तक रखा गया। बड़ा एक खास सिस्टम के तहत, ऐसे दुनिया वाले कर दिया, बड़े एक सिस्टम के तहत, यानी कि भेड़ के बच्चों के साथ इंसान का बच्चा और भेड़ियों के बच्चों के साथ दूसरा यानी कि वो भी इंसान का बच्चा। जब 6 माह के बाद वो हमारे सामने उन्होंने जो रिसर्च की लाई, वो ये था कि जो भेड़ों के साथ बच्चा था ना, उधर और कोई भी आवाज़ नहीं होती थी, यहाँ पर उसको बंद किया गया था यानी रखा जाता था, उसे खुराक इन टाइम दी जाती थी, लेकिन वो रहता किनके साथ था? भेड़ों के साथ, और वो भेड़ियों के साथ। तो जब 6 माह के बाद उस बच्चे को चेक किया गया, जो भेड़ों वाला बच्चा है ना, वो क्या करता था, जब भी चलता तो सारा ऐसे नीचे करके चलता, नीचे आगे पीछे में उसने देखना। भेड़ की क्या आदत होती है? फिर ज्यादा वो जो आवाज़ निकालता था वो भेड़ों वाली आवाज़ निकालता था, और जबकि जो भेड़िए के साथ ग्रुप के साथ रहा था वो बच्चा बड़ा तेज था, हर चीज़ को काटता, सारा कुछ करता, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता, और वो कौन सी आवाज़ें होती थी? वो भेड़ियों वाली होती थी।
तो ये स्टडी हमें ये बताती है बच्चों कि मिसाल के तौर पर इंसान जो कुछ सुनता है वही कुछ बोलता है। हमारे यहाँ पर आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सही बोल सकते हैं, हालांकि आप लोगों के पास मास्टर डिग्रीज हैं, आप लोगों ने बड़ा पैसा लगाया, 10-10 साल इंग्लिश पढ़ी है, इतनी इतनी मोटी इंग्लिश की किताबें पढ़ी हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर बच्चों यही है कि हमें इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नेचुरल ऑर्डर के साथ नहीं पढ़ाई जाती। इंग्लिश जो है ये नेचुरल प्रोसेस के साथ नहीं पढ़ाई जाती। हालांकि वही एक मजमून है, वही एक थर्स्टी क्रो की कहानी है, सामने आगे ज़रा मुझे सुनाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं बंदा बयान कर सकता। उसकी रीज़न ये है बच्चों के जिस तरीके से ये चीज़ें हमें समझानी चाहिए थी वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। आज आप लोग घर जाके इंग्लिश के लेक्चर सुनने शुरू कर दें, ठीक 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप इतनी फर इंग्लिश बोलेंगे कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। हम एक छोटे से बच्चे को पठानों के पास भेजें ना तो वो भी 6 माह के बाद आगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पश्तो बोलना शुरू कर देता है। आप लोग बेहतरीन पंजाबी बेहतरीन उर्दू बोल लेते हैं, पंजाबी ज़रा मुझे लिख के तो दिखाएं ना आप, या पंजाबी लिखी हो तो मुझे पढ़ के ज़रा दिखाएं आप लोग। उसकी रीज़न क्या है कि हमें नेचुरल ऑर्डर में जो लैंग्वेज मिली है वो पंजाबी थे जो सुन के हम बोलते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए बच्चों अगर आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, चले मैं एक मजीद ये टिप आपको दे देता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। पढ़ा आपने बेशुमार है, वोकेबलरी बेशुमार है आपके पास, सुने। तो नेचुरल प्रोसेस बच्चों क्या है? लिसनिंग, और लिसनिंग के साथ क्या है? स्पीकिंग। और दूसरे नंबर पे क्या है? उसके बाद तीसरे नंबर पे है रीडिंग, और बच्चों रीडिंग के बाद है आगे राइटिंग। रीडिंग के बाद क्या है? राइटिंग। राइटिंग सबसे एंड पे है जिसको हम सबसे पहले शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड, ये सबसे एंड पे है। और जो रीडिंग है ये तीसरे नंबर पे है, इसको भी हम सबसे पहले। और लिसनिंग और स्पीकिंग तो हमने कभी देखी नहीं है क्या होती है क्लासेस के अंदर। तो ये बच्चों ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि बच्चा पूरा 1 साल तक खामोशी के साथ अपनी माँ की, अपने बाप की या बहन भाइयों की आवाज़ें सुनता रहता है और वो एक पैसिव लिसनर होता है। ऐसे ही है, जब 1 साल का अर्सा गुजर जाता है तो उसके बाद वो चंद अल्फाज 2-4 लफ्ज़ बोलना शुरू करता है। जब 2 साल का होता है तो ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। उसकी क्या रीज़न है कि जो बच्चे हैं ये हमेशा पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस पता चल गया आपको। अब इससे आगे हम चलते हैं। ये मुझे बताएं जो कंडीशनल सेंटेंस हैं ये कितने होते हैं जी? कंडीशनल सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस? 4 होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड। हाँ, जो 0 होते हैं, 0 कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं जी? इनको कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहा जाता है? इनको 0 कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहा जाता है? पहले तो कंडीशनल सेंटेंस लिखा है। क्या होता है इसमें? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। नहीं, कौन से होते हैं होते सर? क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ये मशरूत होते हैं किसी चीज के साथ भी, अगर आपने ये काम करना तो ये हो जाएगा, ठीक है, अगर तुम आप लोग मेहनत करेंगे तो ये होता है। और बाज़ बात जैसे ये 0 यानी कि पहले इसकी कौन सी टाइप है? 0 कंडीशनल सेंटेंस। ये जो 0 कंडीशन है ये बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है इनके अंदर। जैसे when it is hot the snow melts, when it is hot the snow melts। क्या होता है? जब गर्मी होती है तो बर्फ पिघलती है। तो ये क्या है? आप बर्फ जो पिघलती है ये बेसिकली का ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब वो गर्म होगी तो बर्फ ने लाजमी पिघलना ही पिघलना है। तो ये हो गया 0 टाइप। जो फर्स्ट टाइप होती है वो क्या है जी? फर्स्ट टाइप में बेसिकली 2 क्लासेस होती हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक इफ क्लास होती है और एक मेन क्लास होती है, ठीक है। एक इफ वाला पार्ट और दूसरा मेन पार्ट होता है। मिसाल के तौर पे इफ यू वर्क हार्ड
you will get success। ये नोट करें। If you work hard you will get success। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो क्या होगा कि कामयाबी हासिल होगी। क्या होगी? कामयाबी हासिल होगी। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या है, ये बच्चों इसको बोलते हैं इफ क्लास और इसको क्या बोलते हैं, मेन क्लास। मेन क्लास का मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर ये मेन बॉडी होती है, ये पूरा सेंटेंस होता है। ये क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड? तो ये याद रखना कि इसमें पहले जो इफ क्लास है, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस and here future indefinite tense here। understand? तो ये बच्चों क्या है, जिस वक्त भी फिक्रे के अंदर वहां पे ये सिचुएशन आ जाए, इस तरह की आ जाए। अच्छा एक और बात है, ये दोनों अपनी शक्लें तब्दील अपनी प्लेस रिप्लेस हो सकती हैं। पहले ये भी जो सेकंड क्लास है ये पहले भी आ सकती है, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये आगे इंटरचेंज हो सकती है। तो ये बच्चों है ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जो थर्ड टाइप है वो सेकंड टाइप है, वो क्या है, पहली जो है इसको तो जीरो टाइप कह दिया ना हमने। जो बच्चों सेकंड कंडीशन जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में क्या होता है, क्या फार्मूला है इसका, इसमें जो फर्स्ट क्लास कह लेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या होता है, पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या कह लें सिंपल पास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, सिंपल पास्ट। और आगे दूसरे से में क्या होता है बच्चों, दूसरे से में वुड और इसमें फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। आर यू गेटिंग? हाँ, इसमें पहले क्या आता है, फर्स्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और आगे वुड का इस्तेमाल करके दूसरे से और पहली फॉर्म लगा देते हैं। मसलन इफ ही वर्कड हार्ड he would get success। understand? if he worked hard, ये बच्चों ये पहला पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हो गया। ये if क्लास होगी और ये मेन क्लास होगी। if he worked hard he would get success। आपने पेपर के अंदर क्या देखना है कि उसका जो पहला हिस्सा है, यानी कि ये सवाल भी दो तरह से आएगा। पहला हिस्सा उन्होंने लिखा होगा, दूसरा छोड़ दिया होगा, उसका आंसर नीचे 4-5 शब्द में लिखा होगा। अंडरस्टैंड? एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये पूरा फिक्रा लिखा होगा और नीचे लिखा होगा कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो टाइप कंडीशनल, फर्स्ट टाइप कंडीशनल, सेकंड टाइप या थर्ड टाइप। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? यानी कि यहाँ तो मिसाल के तौर पर क्या होगा कि ये